हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद ये अंडे देते हैं। ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइज्ड एग से लार्वी निकलते हैं जो कि एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और इनका हैबिट भी अलग होता है और धीरे धीरे इनमें चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से ये लार्वी एडल्ट में डेवलप होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मेटामॉर्फोसिस है। इस मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है आज के लेक्चर में हम देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। The metamorphosis of tadpole larva into adult frog involves changes associated with the transformation of an aquatic gill-breathing fish-like and herbivorous larva into semi-terrestrial lung-breathing and carnivorous adult. Frog का जो tadpole larva होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से ये जो tadpole larva जो कि पहले एक्वेटिक था, गिल्स के द्वारा ब्रीदिंग करता था और स्ट्रक्चर में फिश की तरह था, वो बाद में मेटामॉर्फोसिस के कारण ये हर्बीवोरस लार्वा चेंज हो जाता है सेमी टेरेस्ट्रियल, उसका हैबिटेट चेंज हो जाता है, वो एक्वेटिक से सेमी टेरेस्ट्रियल हो जाता है, गिल ब्रीदिंग से लंग ब्रीदिंग वाला एनिमल होता है, यानी कि अब ये लंग्स के द्वारा ब्रीथ करता है और जो लार्वा हर्बीवोरस लार्वा था अब वो कार्निवोरस एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वी जो कि लीव्स खाता था, हर्बीवोरस था, अब ये एडल्ट इंसेक्ट्स खाता है और ये कार्निवोरस हो जाता है। इस तरह से जो टैडपोल लार्वा है उसमें चेंजेस आते हैं और इस तरह से ये जो चेंजेस आते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के कारण आते हैं। अभी हमने देखा कि टैडपोल लार्वा से एडल्ट लार्वा में इतने सारे चेंजेस हो गए, उसका हैबिटेट चेंज हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर में भी चेंज आया। तो बेसिकली जो टैडपोल लार्वा में एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो चेंजेस होते हैं वो होता है इकोलॉजिकल चेंजेस, सेकेंड होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड थर्ड होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फर्स्ट इकोलॉजिकल चेंजेस। इकोलॉजिकल चेंजेस में हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक टैडपोल लार्वा होता है और जो दिखने में फिश लाइक होता है, अब ये चेंजेस हो जाता है सेमी टेरेस्ट्रियल फ्रॉग में, यानी कि मेटामॉर्फोसिस की वजह से एक्वेटिक फिश लाइक टैडपोल लार्वा सेमी टेरेस्ट्रियल फ्रॉग में चेंज हो जाता है। सेकेंड, ये जो टैडपोल लार्वा था जो कि हर्बीवोरस था, ये वनस्पतियां खाता था या लीव्स खाता था, उनके स्थान पर अब ये इंसेक्ट्स को खाता है, यानी कि अब ये हर्बीवोरस से कार्निवोरस एडल्ट में चेंज हो जाता है। थर्ड, चेंजेस फ्रॉम एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि वो पहले पानी में रहता था तो उनमें जो रेस्पिरेशन का मोड था वो गिल्स था, वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, लेकिन अब क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल हो गया है, पानी के बाहर भी रह सकता है, तो अब इसमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो बाय लंग्स होता है, यानी कि वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकता है। तो इस तरह से इसमें इकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। सेकेंड हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मेटामॉर्फोसिस के दौरान उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को भी क्लासिफाई किया गया है रिट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो फर्स्ट हम देखेंगे रिट्रोग्रेसिव चेंजेस कि उसमें रिट्रोग्रेसिव चेंजेस या इसको हम कहते हैं प्रतिगामी या विनाशी परिवर्तन, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि लार्वा स्टेज में तो पाए जाते हैं और वो उनके लिए जरूरी होते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में वो ऑर्गन्स फ्रॉग में नहीं पाए जाते हैं। तो उस तरह से जो मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि लार्वा में पाए जाते हैं लेकिन एडल्ट में नहीं पाए जाते, तो उनमें मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो चेंजेस आए वो कहलाते हैं रिग्रेसिव मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस।
First is tail, second gills and gill clefts, third suckers, jaws, cloacal tubes, lateral line and branchial vessels. ये धीरे धीरे सब डिसअपियर होती हैं और क्यों होती हैं इनका कारण अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज टेल. ये जैसे कि जो लार्वा होता है वो उनके पानी में तैरता है और उस समय उसको टेल की जरूरत होती है, लेकिन जब ये इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और ये फ्रॉग में डेवलप हो जाता है तो उस जंतु में लेग्स की सहायता से ये मूवमेंट करता है, इसलिए उसमें जो पूंछ होती है वो अनावश्यक हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं होती है. इसका एब्जॉर्प्शन कर जंतु इससे अपना पोषण प्राप्त करता है क्योंकि अब उसकी टेल की जरूरत नहीं होती है और ये टेल डीजनरेट हो जाती है और ये जो डीजनरेटिंग टिश्यू होता है वो इस डेवलपिंग लार्वा को या लार्वा से एडल्ट बनते हुए ये इनको नरिशमेंट प्रोवाइड्स करता है. सेकेंड इज गिल्स एंड गिल क्लेफ्ट्स. लार्वा के जो श्वसन अंग होते हैं ये भी डिसअपियर होने लगते हैं और गिल क्लेफ्ट्स, पेरीब्रैंकियल चैम्बर्स, ब्रैंकियल वेसल्स और जो ओपर्क्यूलम और स्पाइरकल्स होते हैं वो धीरे धीरे अब गठित होकर के विलुप्त होने लगते हैं. नेक्स्ट इज सकर्स. द लार्वी सकर्स कंप्लीटली डिसअपियर. जो लार्वी में सकर्स पाए जाते हैं वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज जॉज. ये जो लार्वी में हॉर्नी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं या जो हॉर्नी टीथ होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं और ये इनकी जगह ट्रू जॉस अपीयर होते हैं जो कि पहले कार्टिलेज के बने होते हैं और धीरे धीरे बाद में ये बॉनी स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं. ये जो क्लोइकल ट्यूब होती है ये भी बाद में शॉर्ट हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है. लेटरल लाइन सिस्टम भी, ये जो लेटरल लाइन सिस्टम होती है ये भी समाप्त हो जाती है और जो ब्रैंकियल वेसल्स होते हैं ये ब्रैंकियल वेसल्स भी डिसअपियर हो जाते हैं. जैसे जैसे गिल्स डिसअपियर होते हैं वो साथ साथ में ब्रैंकियल वेसल्स भी डिसअपियर होते जाते हैं. लास्ट स्लाइड में हमने रिग्रेसिव चेंजेस देखे थे, यानी कि लार्वा में तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे लेकिन एडल्ट में नहीं दिखाई देते हैं. अब इस स्लाइड में हम प्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यूरिंग एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस देखेंगे, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि लार्वा में कम डेवलप थे या लार्वी स्टेज में हमको नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन फ्रॉग में या एडल्ट में वो डेवलप हो जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं. फर्स्ट इज लिम्स. लिम्स ये 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं जो कि हमें फ्रॉग में बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं. इनका साइज बढ़ता जाता है. जो हाइंड लिम्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं और वो इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि जो फ्रॉग है वो जंपिंग भी कर सकता है और स्विमिंग भी कर सकता है. और जो फोरलिम्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं. सेकेंड इज हेड. ये जो हेड होता है ये ब्रॉड और ट्रायंगुलर हो जाता है. और नेक्स्ट इज माउथ. Mouth is small, rounded mouth gap changes into a broad crescentic aperture without lips and horny projections. Teeth develop in the upper jaw only. यानी कि जो इसका माउथ होता है वो चौड़ा हो जाता है और उसमें अपर जॉ में टीथ प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज टंग. इसकी जो जीभ होती है वो बक्कल कैविटी के फ्लोर से डेवलप होती है और आपने देखा होगा कि इसकी जो जीभ होती है वो बहुत लंबी बाहर निकलती है ताकि वो इंसेक्ट को पकड़ सके, अपना शिकार कर सके. नेक्स्ट इज आईज. इसकी जो आईज होती है वो लार्ज हो जाती हैं और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और ये हेड रीजन में बड़ी बड़ी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं. नेक्स्ट इज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन आईज में डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट इज मिडल ईयर और टिम्पैनम एंड टिम्पैनिक कैविटी डेवलप इन कनेक्शन विद द फर्स्ट ब्रैंकियल पाउच. नेक्स्ट इज
हाइट अपर्चर्स, ये डेवलप हो जाता है और ये ब्रैंकियल आर्चेस से डेवलप होता है। और ये जो लंग्स होते हैं ये भी डेवलप हो जाते हैं और ये एरियल ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि हमने जैसे देखा था ये एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में चेंज हो जाता है, यानी कि इसका इकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो अब ये क्योंकि एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल रीजन पर आ गया है तो ये टेरेस्ट्रियल रीजन पर लंग्स एरियल ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फ्रॉग में ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हुए, लिम्स बड़े हो गए, हेड ट्रायंगुलर हो गया और उसमें जो माउथ छोटा था उसका साइज बड़ा हो गया, टंग भी बड़ी हो गई और वो बाहर निकल सकती है इंसेक्ट पकड़ने के लिए, आईज भी प्रोमिनेंट और बड़ी होती है, हेड पर बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, जिनमें निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन बन जाती है, डेवलप हो जाती है, मिडिल ईयर डेवलप हो जाता है, हाइट एपर्चर्स डेवलप हो जाते हैं और ब्रीदिंग के लिए लंग्स डेवलप हो जाते हैं। यानी कि ये सारे पार्ट्स जो हैं ये प्रोग्रेसिव चेंजेस दिखाते हैं मॉर्फोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस में, जो कि हमें बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज रीमॉडलिंग ऑफ एक्सिस्टिंग लार्वल स्ट्रक्चर्स, या हम ऐसे कह सकते हैं अडप्टिव चेंजेस आते हैं। लार्वा में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस से पूर्व भी लार्वा के शरीर में पाए जाते हैं और मेटामॉर्फोसिस के बाद भी ये आवश्यक होते हैं, लेकिन नई परिस्थिति के कारण उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे कि ये नए वातावरण में उनके लिए उसमें वो अनुकूलन हो सके और उसमें वो अपने आप को अडेप्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हार्ट जो कि पहले 2 चैम्बर्ड था अब ये 3 चैम्बर्ड हो जाता है। सेकेंड इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। शुरू में जो लार्वा में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था वो फिश की तरह था, लेकिन अब इसमें मेटामॉर्फोसिस के बाद ये इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है कि लंग्स को भी ब्लड जाते हैं और साथ में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पोर्टल सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन। इसमें जो इंटेस्टाइन थी क्योंकि हर्बीवोरस था तो इसकी इंटेस्टाइन शरीर से 8-9 गुना बड़ी होती है, क्योंकि अब जो फ्रॉग है जो एडल्ट है वो कार्निवोरस है, तो अब इसमें जो इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई कम हो जाती है, ये शरीर से दुगनी तक रहती है। नेक्स्ट इज स्किन। जो फ्रॉग है उसकी स्किन थिक हो जाती है और मल्टी सेलुलर स्किन पर सीरस और म्यूकस ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं और साथ में स्किन पर पिगमेंटेशन पाया जाता है जो कि चेंज होता रहता है। साथ में जो ब्रेन होता है वो उसका डेवलपमेंट हो जाता है, स्केलेटन जो होता है वो बोनी हो जाता है और जो किडनीज होती हैं वो ओपिस्टोनेफ्रिक किडनीज में डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से इनमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि लार्वा में भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और एडल्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है ताकि वो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर जीवन व्यतीत कर सकें। ये आप मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एग से लार्वा बनते हैं, हैचिंग होती है एग से तो लार्वा निकलते हैं। लार्वा में आप देख रहे हैं टेल दिखाई दे रही है, टेल फिन्स दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से इनमें चेंजेस होते हैं और एडल्ट बनते बनते जो टेल है वो डिसअपीयर हो जाती है और टैडपोल लार्वा में जो कि हमें लेग्स नहीं दिखाई दे रहे हैं वो धीरे धीरे लेग्स बनने लग जाते हैं और इनका स्किन कलर भी चेंज होता जाता है और आईज भी देखिए इसमें प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल और कुछ इंटरनल चेंजेस आते हैं और इनमें ये मेटामॉर्फोसिस होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग में हमने देखा कि टैडपोल लार्वा से फ्रॉग बनने में या जो उसका चेंजेस होते हैं मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसमें हमने 2 तरह के चेंजेस देखे, फर्स्ट इकोलॉजिकल चेंजेस एंड सेकेंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ओके, थैंक्स क्लास।